नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही लंबे, करीब 1200 साल के दौर में गोता लगाने वाले हैं। तो सवाल ये है कि एक ऐसा इतिहास जो सदियों तक गुमनाम रहा, उसे आखिर पढ़ा कैसे जाए। सोचिए, महान हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई और उसके बाद उपमहाद्वीप की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पत्थर के शिलालेखों में जैसे कैद हो गया था, जिसे कोई पढ़ ही नहीं सकता था। और फिर इस गुत्थी को सुलझाने का काम शुरू हुआ जेम्स प्रिंसेप की वजह से। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल में एक अधिकारी थे और उन्होंने ठान लिया कि इन भूली बिसरी लिपियों को, ब्राह्मी और खरोष्ठी को वो समझकर ही रहेंगे। और देखिए, उन्होंने कर दिखाया। 1830 के दशक में शुरू हुई ये कोशिश 1838 में कामयाब हुई। प्रिंसेप ने अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया और बस सारे शिलालेख बोलने लगे। ज्यादातर शिलालेखों में एक राजा का जिक्र था, प्रियदर्शी, जिसका मतलब होता है देखने में प्रिय। फिर जब बौद्ध ग्रंथों को खंगाला गया तो पता चला कि प्रियदर्शी तो भारत के सबसे महान शासकों में से एक राजा अशोक का ही नाम था। तो समझिए, प्रियदर्शी को अशोक से जोड़ना वो चाबी थी जिसने इस पूरे दौर के राजनीतिक इतिहास का ताला ही खोल दिया। तो ठीक है, ताला तो खुल गया, पर दरवाजे के पीछे सबसे पहले क्या दिखा? इस चाबी ने इतिहासकारों को शुरुआती राज्यों की तरफ इशारा किया, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। तो ये महाजनपद क्या थे? सोचिए, ये उपमहाद्वीप में पनपने वाले पहले बड़े राज्य थे। अक्सर इनकी अपनी किलेबंद राजधानियां होती थीं, अपनी सेनाएं होती थीं और एक पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी होता था। और हाँ, एक और मजेदार बात, ये सारे राज्य एक जैसे नहीं थे। कुछ में तो एक राजा का शासन था, मतलब राजतंत्र। लेकिन कुछ और भी थे जिन्हें गण या संघ कहते थे। ये एक तरह से ओलिगार्कीज थीं, जहां सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं, बल्कि कई लोगों के एक समूह के हाथ में होती थी। तो इन शुरुआती राज्यों के सुरागों को जोड़ते जोड़ते इतिहासकार एक बहुत बड़ी चीज तक पहुंच गए, भारत का पहला महान साम्राज्य। मगध महाजनपद धीरे धीरे इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी शुरुआत की और फिर उनके पोते अशोक के समय में यह साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। अशोक ने कलिंग पर विजय हासिल की, लेकिन वो जंग इतनी भयानक थी कि उसने अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। और यही बदलाव हमें अशोक के काम में दिखता है। उन्होंने सिर्फ अपनी जीत के ढिंडोरे नहीं पीटे, बल्कि उन्होंने धम्म की अपनी विचारधारा को, जो कि एक तरह की नैतिक आचार संहिता थी, पूरे साम्राज्य में चट्टानों और खंभों पर खुदवा दिया, ताकि हर कोई उसे पढ़ सके और समझ सके। और ये मत समझिए कि ये कोई छोटा मोटा इलाका था। ये साम्राज्य इतना विशाल था कि इसे चलाने के लिए 5 बड़े राजनीतिक केंद्र बनाए गए थे। और इन जगहों को बहुत सोच समझकर चुना गया था। या तो ये अहम व्यापारिक रास्तों पर थी, या फिर सोने की खदानों जैसे कीमती संसाधनों के पास। अब अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद जो नए शासक आए, उनका पावर दिखाने का तरीका बिल्कुल अलग था। तो यहां हमें राज करने के 2 अलग अलग मॉडल दिखते हैं। एक तरफ थे सरदार, जैसे चोल और पांड्या, जिनकी ताकत अपने लोगों के समर्थन पर टिकी थी। वो टैक्स नहीं बल्कि तोहफे लेते थे। और दूसरी तरफ थे दैवीय राजा, जैसे कुषाण। ये तो सीधे सीधे खुद को देवताओं जैसा या देवताओं से जुड़ा हुआ बताते थे। यहां तक कि देवपुत्र यानी देवता का पुत्र जैसी उपाधियां भी अपनाते थे। इस बात को और पक्का करने के लिए दरबारी कवि होते थे, जो राजाओं की शान में बड़ी बड़ी प्रशंसाएं लिखते थे, जिन्हें प्रशस्ति कहते थे। इनमें राजाओं की तुलना सीधे सीधे देवताओं से की जाती थी, ताकि किसी को उनकी ताकत पर जरा भी शक ना हो। लेकिन इतिहास सिर्फ राजाओं और महलों की कहानी तो नहीं है ना। इन सुरागों से हमें आम लोगों की जिंदगी की भी एक झलक मिलती है। जैसे सदियों बाद लिखी गई जातक कथाओं जैसी कहानियों को देखिए। इनसे पता चलता है कि राजाओं और प्रजा के बीच रिश्ते अक्सर तनाव भरे होते थे। प्रजा को लगता था कि उन पर भारी भरकम टैक्स का बोझ डाला जा रहा है। अब राजाओं की टैक्स की मांग पूरी करनी है, बढ़ते शहरों का पेट भरना है, तो खेती में भी बदलाव लाने होंगे। इसीलिए नई नई तकनीकें अपनाई गईं। लोहे के फाल वाले हल आए, धान की रोपाई का तरीका शुरू हुआ, जिससे पैदावार जबरदस्त बढ़ी और सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और नहरें बनाई गईं। तो एक तरफ तो पैदावार बढ़ रही थी, लेकिन इसका फायदा सबको बराबर नहीं मिल रहा था। इससे हुआ ये कि गांव के समाज में अमीर और गरीब का फर्क और गहरा होता चला गया।
कुछ बड़े जमींदार बन गए तो कुछ सिर्फ हल चलाने वाले मजदूर और कुछ तो भूमिहीन ही रह गए। पर ये जो जासूसी कहानी हम सुन रहे हैं, इसका अंत अभी नहीं हुआ है। ये एक ओपन एंडेड स्टोरी है, क्योंकि जो सुराग हमारे पास हैं उनकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि इतिहासकारों के हाथ जो कुछ भी लगा है वो उस समय में लिखी गई चीज़ों का एक बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है। और जो सुराग हैं भी, वो भी परफेक्ट नहीं हैं। सोचिए, पत्थर पर लिखे अक्षर धुंधले पड़ सकते हैं या टूट सकते हैं। कुछ शब्दों का मतलब उस खास समय और जगह पर कुछ और हो सकता है जो आज हम नहीं जानते। और सारे शिलालेख तो अभी तक पढ़े भी नहीं गए हैं। सबसे बड़ी बात, ये शिलालेख हमेशा बड़ी बड़ी घटनाओं की बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की नहीं। और ये कहानी हमेशा उस इंसान के नजरिए से बताते हैं जिसने उसे लिखवाने के लिए पैसे दिए थे। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख, खेतों में होने वाला काम, परिवार की बातें, ये छोटी छोटी चीजें जो असल में जिंदगी होती हैं, वो पत्थर पर दर्ज नहीं की जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इतिहासकार सिर्फ इन शिलालेखों पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्हें हमेशा इन सबूतों पर सवाल उठाने पड़ते हैं, दूसरे सोर्स तलाशने पड़ते हैं, और ये याद रखना पड़ता है कि ये शिलालेख कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं, पूरी कहानी नहीं। भले ही डीसी सरकार जैसे बड़े पुरालेख शास्त्री ये उम्मीद करते थे कि शिलालेखों में हमें जिंदगी के हर पहलू की झलक मिल जाएगी, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। शिलालेख हमें शक्तिशाली लोगों की कहानी बताते हैं, पर उन बाकी सब लोगों की कहानियों को हम कैसे ढूंढें जिनकी आवाजें कभी पत्थर पर उकेरी ही नहीं गईं?